पहला तो इसके सीक्वेंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे और आपसे पूछेगा विच वन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, तो बताइए, कल मैं आपको बता दूं विच वन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। बेटा रिप्लाई करो। कॉमन एंसेस्टर कौन है अर्जुन? कॉमन एंसेस्टर कौन है? ड्रायोपैथिकस है कॉमन एंसेस्टर। और डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है मैन का? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है डायरेक्ट है। बिल्कुल कॉमन सी बात है, कल हमने आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर दो चीजें निकलती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से दो फॉसिल्स मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाले कैटेगरी से। एक था आपका ट्वांग देवी और एक फॉसिल मिला था लूसी का। ये जो लूसी थी ये फीमेल थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ उसके जो फॉसिल्स मिले थे उसमें पेली गड़ी वगैरह कैसी थी, नैरो थी। साइज स्पेशल इसका कैसा था बेटा, छोटा था, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलिस के जो क्वेश्चन आपका बने, होमो हैबिलिस के जो क्वेश्चन बनेगा वो पहला क्वेश्चन ये होगा कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात थी जो 650 से 850 के बीच में मानी जाती है, ऐसा है। और ये सबसे पहले ऐसे थे जो फर्स्ट ह्यूमन लाइफ थे। और इन्हीं को हमने क्या कहा था बेटा, इन्हीं को हमने कहा था टूल मेट। इन्हीं को हमने क्या कहा था, टूल मेट। और ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग को जो माना जाता है वो माना जाता है प्लीस्टोसीन से। ये कौन सा कॉज था, प्लीस्टोसीन कॉज से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व। इसके बाद आपका आता है होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस में ये पहली ऐसी कैटेगरी थी जहां से ये ह्यूमन क्या किए थे, माइग्रेट किए थे। दिस वाज द फर्स्ट ग्रेट माइग्रेशन। This was the first great migration. पहला ग्रेट माइग्रेशन कौन किया था, ये आपका सवाल बनता है। फर्स्ट ग्रेट माइग्रेशन जो हुआ था वो आपका होमो इरेक्टस का था, ठीक है। इसी में होमो इरेक्टस की कैटेगरी बटी थी हेडेलबर्ग मैन, पेकिंग मैन, जावा मैन, ठीक है। ये सब के सब कैसे थे बेटा, कार्निवोर थे। उसके बाद आपका क्रोमैग्नियन मैन था। जब क्रोमैग्नियन मैन आया, निएंडरथल के बाद जब क्रोमैग्नियन मैन आया तो ये क्रोमैग्नियन मैन का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो ट्रेनिंग कैपेसिटी थी वो 650 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। और यही पर से क्रोमैग्नियन मैन ये स्टेज पर ही सेकेंड ग्रेट माइग्रेशन हुआ था। सेकेंड ग्रेट माइग्रेशन यहाँ पर हुआ, ये आप याद रखो। यहाँ पर सेकेंड ग्रेट माइग्रेशन यहाँ पर हुआ। ये तो कुछ बातें थी आपकी, उसको याद करना बहुत जरूरी था। आपसे सवाल पूछता है कि जो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और आपके क्रोमैग्नियन मैन थे, इनमें कैनिबलिज्म किसमें पाया जाता था, कैनिबलिज्म किसमें पाया जाता था, ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो थे, ये जो आपके होमो इरेक्टस थे, ये वही ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर्स थे जिन्होंने सबसे पहली दफा फर्स्ट यूज फायर और दूसरा इन्हीं के अंदर कैनिबलिज्म का फिनोमेना मिला। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि अपने ही साथी को मार के खा जाना, ठीक है। कैनिबलिज्म यहाँ पर मिला था। और आपकी जो निएंडरथल मैन मिले थे ये सब स्किन वाले थे। और निएंडरथल मैन जो थे ये सब क्यों फॉसिलाइज्ड हो गए, ड्यू टू द आइस एज। ये सवाल बनता है आपसे, ये जो हमारे निएंडरथल मैन थे ये कैसे फॉसिलाइज्ड हो गए। दे फॉसिलाइज्ड
they fossilized due to ice age। ये थोड़ा सा लर्निंग वाली बात है बेटे, आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा इसको। ये आइस एज की वजह से ये क्या हो गया बेटा, फॉसिलाइज। ठीक है, ठीक। हमने आपको बताया था फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल्स के बारे में हमने बताया था कि फॉसिल्स जो है सबसे ज्यादा एविडेंस किस रॉक में होते हैं, वो रॉक हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक। इस रॉक में जो फॉसिल्स होते हैं ज्यादा प्रिजर्व है। ये सब सवाल आपसे बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहले तो पूछा जाएगा कि किस जो है पॉइंट का इवोल्यूशन हुआ था, आप बताएंगे। एक चीज और देख लीजिए भाई, यहाँ पर इवोल्यूशन में ही एक टॉपिक आता है, दैट इज द मिमिक्री। ठीक है, यू नो व्हाट इज द मिमिक्री? बता सकते हो मिमिक्री क्या है? ठीक है, ये मिमिक्री आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं कि, खैर छोड़ो, एक चीज मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे साबुन टायर डाल रहा है, इसमें अमिताभ बच्चन क्या आवाज आई, पता ये चला कि इसमें अमिताभ बच्चन ने बोला ही नहीं, इसमें किसी दूसरे आर्टिस्ट ने अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल करके बात। ठीक, तो वो भी क्या हुआ है मिमिक्री। ठीक है, हम किसी की एक्टिंग करते हैं तो क्या होता है मिमिक्री। ठीक, किसी की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो द मिमिक्री। एक मिनट में आ तो रिजेम्बलेंस अपने आप को शो करना, गिरगिट ने अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपना कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अलग अलग टाइप की मिमिक्री थी, तो ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, तो सबसे पहले मिमिक्री की जो बात करें, दैट इज अ प्रोटेक्टिव मिमिक्री, दैट इज अ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। दैट इज अ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। क्या होता है प्रोटेक्टिव मिमिक्री? ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, ये जो प्रे होता है, प्रे फ्रॉम दी प्रेडेटर, फ्रॉम दी प्रेडेटर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, जब दुश्मन पीछे पड़ा रहता है किसी हीरो के पीछे, तो हीरो क्या करता है, वहां के पब्लिक की वेशभूषा को पहन लेता है, कपड़ों को पहन लेता है और उस पब्लिक के अंदर हो जाता है। दैट इज ऑल्सो द मिमिक्री ऑल्सो, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री है ना। जैसे आपने गलती की, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल समझिए मिमिक्री है। आपने गलती की, गलती करने के बाद भी दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया आपने, ऐसा लगता है कि आपने गलती नहीं की, आपसे गलती जो है किसने करवाई है या किसी और ने की है, आपके ऊपर इल्जाम दे दिया, या आप है ही नहीं, इस चीज को आप दिखाना चाहते है ना। दैट इज ऑल्सो द मिमिक्री। तो ये सारी चीजें आपको बॉलीवुड में और मेलो ड्रामा में काफी देखने को मिल जाती है। ठीक है, कोई लड़का लड़की गलती करते हैं और चीखें मार मार के रोने लगते हैं, नहीं ऐसा मैंने किया ही नहीं।
तो जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री होता है बेटा, ये अपने प्रे को यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए ये करता है। ये दो टाइप की मिमिक्री है, ठीक है। एक तो होता है कंसीलिंग, ये कितने टाइप की होती है, ये होती है आपकी दो टाइप में, एक आता है कंसीलिंग, एक आता है कंसीलिंग और दूसरा होता है वार्निंग, दूसरा होता है वार्निंग। कंसीलिंग मिमिक्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपने आप को उसी के तरह से ढाल लेता है। जैसे आपने एक स्टिक इंसेक्ट देखा होगा, स्टिक इंसेक्ट की खासियत ये होती है कि वो जिस तरीके से पेड़ रहता है, पेड़ का ट्रंक रहता है, टहनी रहती है, ब्रांचेज जिसको कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रहता है और उसी पेड़ के साथ चिपका हुआ रहता है, जिससे हमें पता भी नहीं चल पाता कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट है। और छोटा सा एग्जाम्पल जैसे आपने देखा था इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में कि जब पेड़ की छाल कैसी थी, पेड़ के ट्रंक कैसा था, व्हाइट था, तो जो व्हाइट वाला मॉथ उसके साथ आसानी से डिसअपियर हो जाता था, रहता था वहीं, लेकिन प्रेडेटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक है, ये भी एक टाइप का कैसा मिमिक्री है बेटा, ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री है और इसको हम बोलते हैं कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, किसी चीज को हाइड करना, तो दिस इज अ कंसीलिंग मिमिक्री। ठीक है, कंसीलिंग मिमिक्री में पॉइंट को ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए कि the organism resembles the surrounding, the organism resembles surrounding, ये ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग की तरह क्या करेगा बेटा, रिजेंबल करेगा, so it cannot be easily detected by the predator, so it cannot be easily detected by predator। आई होप ये बात आपको अच्छी से क्लियर है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जो स्नाइपर होते हैं, स्नाइपर और कैसे दस्ता होता है, जो स्नाइपर कहलाता है, दूर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से वो शॉट लेते हैं गन से और छक से मार देते हैं, पता भी नहीं चलता गोली किधर से आई और आदमी खत्म हो जाता है। तो वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अगर घास है तो अपने ऊपर हरे हरे पत्ते लपेट दिया, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा जो फौजी होते हैं वो ग्रीन कलर की ड्रेस उनकी होती है ताकि जंगल के अंदर आसानी से डिस्अपियर हो जाए, ठीक है, अपने चेहरे पर कालिक वगैरह लगा लेते हैं ताकि उनका चेहरा आसानी से रिकॉग्नाइज न किया जा सके। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मिमिक्री। बात देखी, मैं कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो ये सारी चीजें आपके सराउंडिंग्स में हो रही है ना। तो ये जो मिमिक्री थी दैट इज अ कंसीलिंग मिमिक्री एंड सेकंड वन इज वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स अ डिस्टेस्टफुल फॉर पॉइजनस ऑर्गेनिज्म। हालांकि वो ऐसा है नहीं, जैसे आपको गुस्सा नहीं आता लेकिन आप सामने वाले को गुस्सा होने की एक्टिंग करके दिखा, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन हम आपके सामने इस तरीके से अपीयर हों कि आपको लगे कि मैं गुस्से में हूँ, और वो भी तब होता है जब सामने वाला ऑर्गेनिज्म से हमको नुकसान पहुंचने को होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने कभी ऐसे डॉग को देखा होगा, एक डॉग एक पर्टिकुलर एरिया में, दूसरा डॉग वहां पर पहुंचता है अगर इत्तेफाक से, तो वहां के जो एरिया वाले डॉग होते हैं उस इन्वेडर डॉग के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। वो 4-6 रहते हैं और ये बेचारा अकेला रहता है। अब जो बेचारा अकेला रहता है ये अपने आप को बचा तो पाएगा नहीं क्योंकि वो 5-6 हैं। तो ये कुत्ता क्या करेगा, ये डॉग क्या करेगा, जो इन्वेडर है जिससे एरिया से इनके एरिया में आया है, वो अपनी दुम दबा करके भौंकना शुरू कर देगा। थोड़ा एनिमल बिहेवियर भी देख सकते हैं। वो क्या करेगा, वो भौंकेगा लेकिन उसके भौंकने, उसके बार्किंग में वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी जितने कॉन्फिडेंटली उस पर्टिकुलर एरिया वाले डॉग बार्क कर रहे हैं, भौंक। आप कभी देखिए जो दूसरे एरिया वाला डॉग आएगा वो उसे दुम दबा करके भौंकेगा और मौका तलाशता रहेगा कैसे मैं भागूं, और फिर वहां से जो डॉग है, जो इन्वेडर डॉग है, वो तेजी से भागेगा, भौंकते हुए भागेगा।
तो जब वो भौंकता है तो वो ये दिखाता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन नेचुरली उसकी दुम जो होती है, जो डॉग की जो पूंछ होती है, वो टेल होती है, वो ऊपर है नॉर्मली, लेकिन जब डॉग डरा हुआ रहता है तो उसकी दुम जो होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो डॉग है अपने आप को क्या दिखा रहा है, अपने आप को एग्रेसिवनेस दिखा रहा है कि भाई मैं एग्रेसिव हूँ, मैं भी गुस्से में, हालांकि वो गुस्से में नहीं होता है, वो डरा हुआ होता है। और सामने वाला ये समझने की भूल कर जाता है यार कुत्ता बड़ा डेंजर है, ये जो है काट लेगा, लेकिन काटेगा नहीं, ऐसे कुत्ते कभी नहीं काटते, ये बात आप हमेशा याद रखें। तो ये वार्निंग में क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल this faithful or disfaithful or poisonous organism. पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की तरह ये अपने आप को क्या करेगा बेटे, ये रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री होगी बेटा, प्रोटेक्टिव मिमिक्री के बाद एक और मिमिक्री आती है, दैट इज द एग्रेसिव मिमिक्री, ठीक है। कौन सी मिमिक्री? एग्रेसिव मिमिक्री। देखिए आपकी क्या है बेटा, एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव मिमिक्री, एग्रेशन का मतलब क्या है बेटा, गुस्सा, ठीक है। तो एग्रेसिव मिमिक्री में आपका जो कंसिलिंग मिमिक्री बीच में आता है, ठीक है, आपका एल्यूडिंग मिमिक्री आता है, और उसके अंदर आपका आता है, फिर उसके बाद आपका सबटेटिव मिमिक्री आता है, और एक मोड्यूलेटिव मिमिक्री आता है। तो एग्रेसिव मिमिक्री में दो टाइप का मैंने बताया, कंसीलिंग इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, कंसीलिंग मिमिक्री, और दूसरी जो मिमिक्री होती है दैट इज द एल्यूडिंग मिमिक्री। कंसीलिंग अभी हमने बताया आपको, ठीक है। कंसीलिंग अभी हमने आपको बता दिया। दूसरा आपका जो एल्यूडिंग है, एल्यूडिंग में जो प्रीडेटर होता है, वो प्रीडेटर अपने आप को प्रे की तरह दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। बात को समझिए, जो प्रीडेटर है वो अपने आप को किस तरह दिखाएगा, प्रे की तरह दिखाएगा, जिसकी वजह से प्रे ये सोचेगा कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और वो वहां पर जाएगा और क्या करेगा, खा जाएगा। एक अभी व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, कि एक रेटल स्नैक होता है जो कि एक बेयर जो है चट्टान के ऊपर वो रहता है, वो अपनी पूंछ ऐसे ऐसे हिलाता है, जैसे जैसे हिलाता है, और जो बर्ड्स होती है वो ये सोचती है कि ये वहां पर कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट। वो बर्ड बहुत तेजी से आती है उड़ते हुए, और उस रिजेम्बलेंस टाइप की जो इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश करती है, जैसे वो करीब में आती है तो जो रेटल स्नेक रहता है वो तुरंत उसको क्या करता है, तुरंत उसको खा जाता है। तो धोखा हुआ ये, किसी को धोखे से पकड़ना क्या है, ये भी एक टाइप की नहीं, ठीक है। तो ये नेचुरल सिस्टम में होता है। जानवर करता है तो आप उसको बोलते हो कि ये नेचुरल है, लेकिन इंसान करता है तो आप क्या बोलते हो, अननेचुरल। यही तो सीधी सी बात है, ठीक। तो ये जो एलोरिंग मिमिक्री है, द प्रेडेटर अट्रैक्ट्स द प्रे बाय रिजेंबलिंग इटसेल्फ, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रेडेटर, क्या बोला मैंने कहा प्रेडेटर attracts the prey, predator attracts the prey by resembling itself, by resembling itself.
ठीक है। एक आपका आता है बटेसियन मिमिक्री। आई होप आपने सुना होगा ये सबके बारे में। क्या होता है बटेसियन मिमिक्री? मिमिक्री, मिमिक्राई, मिमिक्री। इसमें चीज है जिसको आसानी से खाया जा सकता है और जो अनप्रोटेक्टेड। क्या कहा मैंने? एक ऐसी चीज जिसको आसानी से खाया जा सकता है, यानी कि वो इजीली पैलेटेबल है और जो कि अनप्रोटेक्टेड है, उसको कोई सी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं। तो जब भी कोई प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो ये चीज अपने आप को इस तरीके से दिखाती है कि भैया मुझे खाओगे तो मैं तो अनटेस्टफुल हूँ, मेरे अंदर कोई स्वाद नहीं है और मैं पॉइजनस हूँ। ठीक है। और वो अपने आप को गुस्से वाली स्टाइल में दिखाएगा। जैसे आपने मैंने वो दिखाया था वीडियो पीपीटी मैंने आपको भेजा था, उसमें एक बटरफ्लाई होती है जो अपने आप को इस तरीके से रिजेंबल करती है, जैसे आउल होता है ना, आउल की आंख होती है, बिल्कुल उस तरीके से जो है आपको दिखाई देती है वहां पे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बेसिक एग्जाम्पल बटेसी मिमिक्री का। समझिएगा आप, देखिए सर। देखिए ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहा है? इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री which is species that is edible or harmless closely resemble an edible or harmful species and therefore is avoided by the predator। ठीक है। एग्जाम्पल monarch butterfly and viceroy butterfly। The monarch butterfly is inedible and viceroy butterfly is edible। तो ये जो क्या है आपकी मोनार्च बटरफ्लाई कैसी है? ठीक है। इनएडिबल होती है, मतलब इसको खाया नहीं, खाते नहीं, कोई प्रेडेटर इसको खाते नहीं क्योंकि ये पॉइजनस होता है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे। ये क्या काम है कि ये जो आपका मोनार्च बटरफ्लाई है ये कैसा है? ये एडिबल नहीं है, इनएडिबल है, यानी कि अनपैलेटेबल है। ये कैसी है? ये आपकी है अनपैलेटेबल, यानी कि ये खाने लायक की नहीं। ये है आपकी अनपैलेटेबल, ये आपकी अनपैलेटेबल। तो प्रीडेटर इसको खाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसी होती है बेटा? पॉइजनस है। लेकिन इसी की तरह से एक बटरफ्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं विसरॉय बटरफ्लाई। तो ये विसरॉय बटरफ्लाई क्या करती है कि अपने आप को किस तरीके से रिजेंबल करती है? मोनार्क बटरफ्लाई की तरह ये दिखाने की कोशिश करती है खुद को, ताकि कोई प्रेडेटर इसको ना खाए और प्रेडेटर इसको छोड़ दे देता है। इसलिए इनका एग्जिस्टेंस आज भी बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द मिमिक्री। अब बटरफ्लाई को कौन प्रोटेक्ट करेगा? बट कोई नहीं प्रोटेक्ट करेगा। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ये वाली पॉइंट आप लिख लीजिए। विजिबिलिटी ठीक नहीं है क्या? बड़ा कर दूं मैं थोड़ा सा? अब देखिए
अब आपके इवोल्यूशन वाले टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। चलिए बेटा, मैं आगे बढ़ूं, जवाब दीजिए सबके सब। अरे भैया हरी कहाँ है, थोड़ा सा चेहरा दिखाओ अपना तुम लोग, काफी देर से जो है कैमरा ऑफ करके बैठे हुए सब। ये देखिए लौका बैठा है। चलिए अब हम अपनी 12th बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट की स्टडी करने चलते नहीं मॉर्फोलॉजी। कल तुम आई नहीं थी ना, चेंज हो गया, दुनिया ऐसी में बदल गई। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, principle, and this is the first element of this unit. इंसान अपनी मतलब के लिए जो साइंस है, इस साइंस को यूज कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ती गई, एक एक चीज को रिलेट कर लेगा, पॉपुलेशन जब बहुत डे बाई डे बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़, सन 1947 में हमारे देश की आबादी कुछ थी, सन 2000 में कुछ हो गई, सन 2019 में कुछ थी, 2021 में कुछ और है। इस वक्त हम 135 करोड़ के आसपास हैं, पूरे विश्व की आबादी इससे नहीं जाता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, सन 2000 के आते आते, बहुत पहले की बात है, जब आप पैदा भी नहीं हुए शायद, या पैदा हो गए उनके साथ 2 साल पहले, ठीक है, सन 2000 के आसपास पूरी दुनिया भूखमरी से मर जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे को फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं, ऐसा ना होने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह थी, वो वजह थी हमारी बायोटेक्नोलॉजी। आज भी है इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है कि उसको हर साल कई टन गेहूं, मीट्रिक टन के आसपास का गेहूं उसको हर साल पैसे की क्वेश्चन में गिराना पड़ता है। बाप बोलोगे सर गिराता क्यों है, उसको जो है सोमालिया और जो है अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी जहाँ पर भूखमरी आज भी बहुत ज्यादा है, वहां पर दे सकता है। ये उनकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी होती है कि भाई वो सब अगर बांट देगा तो जो स्कार्सिटी है दुनिया में, जो स्कार्सिटी किसी चीज की है वो फुलफिल हो जाएगी। जब किसी चीज की फुलफिलमेंट हो जाती है तो उसकी डिमांड हो जाती है कम। जैसे जब आपके पास कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो आप क्यूरियस होते हो, जब क्यूरियस होते हो और वो चीज आपको नहीं मिलती तो उसकी चाह क्या होती है, बढ़ जाती है, आप उसके भाई पीछे भागना शुरू कर देते हो। जैसे आपका एम क्या है, नीट का एग्जाम क्रैक करना, तो नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, नॉलेज कौन देगा, आपका टीचर देगा या दूसरे प्लेटफॉर्म से आप देना चाहिए, तो आप उसकी तरफ भागेंगे जहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। तो कोई भी प्रिंसिपल जो है आपका बेसिक प्रिंसिपल लाइफ का, वो स्कार्सिटी के ऊपर बेस्ड है। जिस चीज की कमी होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि अमेरिका क्या करता है, प्रति क्वेश्चन में हर साल मीट्रिक टन ऑफ वीट को क्या करता है, कर देता है, खराब कर देता है, उसको उसमें डाल देता है। तो 2000 तक आबादी हमारी बहुत ज्यादा, 100 करोड़ के ऊपर हम थे, लेकिन फिर भी हमारी, हम जो है खत्म नहीं हुए, दुनिया खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि पहले के कंपेयर में अब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, लैंड एरिया में जो हमारी पैदावार है वो अब ज्यादा होती है। पहले पता चला एक बीघे खेत में हमने 10 बोरे गेहूं पैदा किए, ठीक है, और अब वही यील्ड बढ़ करके कितनी हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई। इस तरीके से हमने गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया, कपास का उत्पादन शुरू कर दिया, चावल हम पैदा कर रहे हैं, गन्ने हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, बाजरे, मकई, ये सारी चीजें अब हम जो पैदा कर रहे हैं
वो अब हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनके जो यील्ड थी उनको हमने बढ़ाया। यील्ड कैसे बढ़ाया, हमने ऐसे सीड्स बनाए, ऐसे जो है क्रॉप बनाई जो कि आपकी पेस्ट रेजिस्टेंस थी, जो कि वीड रेजिस्टेंस थी, है ना, ताकि उसके ऊपर कोई पेस्ट ना कर आके अटैक कर सके, और साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस थी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी डिजीज आकर के अटैक ना कर सके। और जब ऑब्वियस सी बात है, जब डिसीज फ्री क्रॉप होगा, पेस्ट फ्री क्रॉप होगा, वीड फ्री क्रॉप होगा, तो इसकी यील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी। उसी का बेस्ट एग्जांपल आपने देखा बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन जो आपने देखा, उसमें क्या था, उसमें जो है उसके ऊपर कोई जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो लार्वा वगैरह होते हैं वो जो है फ्लरिश नहीं कर पाए, तो कॉटन की जो यील्ड थी वो बढ़ गई। इससे संभव हो पाया, हमारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया। जितनी चीजें आज आप जो मकई खाते हो, कॉर्न खाते हो ना, कॉर्न को बटर के साथ मिला करके, आज से 10 साल पहले नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉर्न होता है वो अलग होता है। आप जो खाते हो बेबी कॉर्न आप ले आए, उसकी सब्जी बना लिया, ठीक है, कॉर्न फ्लोर वो जो आपको मिलता है, जो ठेले पे बेचता रहता है घूम के, वो सब जब आप खाते हो वो सब किसकी मदद से मिला है, वो सब आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिला है। ठीक है, आज पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटीज है, डायबिटीज एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, हर चौथे से पांचवें बंदे को डायबिटीज हुआ है, उसको इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अब आप कितने ह्यूमंस को मारेंगे, कितने जानवरों को मारेंगे कि उनसे पैंक्रियाज को जो है क्रश करेंगे, पैंक्रियाज को क्रश करने के बाद उसके अंदर से लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स निकालेंगे, आइलेट्स को निकालने के बाद उसके अंदर बीटा सेल्स निकालेंगे, बीटा सेल्स के अंदर से आप इंसुलिन को आइसोलेट करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो आपने इंसुलिन क्या किया, इंसुलिन को बनाना शुरू किया। जब इंसुलिन के आपने बनाया तो उसको आपने क्या कहा, हीमोलिन कहा। आज इंसुलिन या हीमोलिन इंजेक्शन के फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप थोड़े पैसे दीजिए, आपको इंसुलिन आपको मिल जाती है, आप सब क्यूबिन सबसे यहाँ पर लगा लीजिए, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल क्या है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये जो एक ड्रास्टिक चेंज आया, एक इवोल्यूशन आया समाज में, ये किसकी वजह से संभव हो पाया, हमारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया। अगर ये नहीं होता तो वाकई हम लोग अब तक खत्म तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। या फिर जो सीन आपको दुनिया जिस तरीके से दिखाई पड़ी है बिल्कुल ऐसे नहीं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया इंसुलिन का, आप थोड़ा सा समझिए चीजें। ठीक है, एक एक करके हर एक स्टेप्स को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि चैप्टर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा। प्रीवियसली आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा क्या कि प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है, क्वाटरनरी क्या होती है, हर एक प्रोटीन को पढ़ा। आपने कहा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, वो सभी कैसे होते हैं, साइंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन एक्चुअल में है क्या, आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जा करके इस चीज का जवाब देने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द प्रोटीन। चलिए, आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोटीन। एनीबॉडी, व्हाट इज द प्रोटीन। बेसिक्स नहीं आएंगे बेटा तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ, यह बात आप अजय यादव बता बेटा, व्हाट इज द प्रोटीन। अब ये मत ही कह देना कि सर प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ढेर सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लग जाते हैं, तो एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन बन जाती है, हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, हम प्रोटीन कहते हैं। ये सब हम समझ, ये कक्षा, ये क्लास 10th और 11th से बच्चा जानता है। तुम क्या बताना चाहो ये बताओ, व्हाट इज द प्रोटीन। हरे, व्हाट इज द प्रोटीन। सर मेरा भी यही है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसका वेट जो होता है 1000 से अबव वाला जो। अरे ठीक है, ये तो हम बता दिए तुमको, ये तो हम भी जानते हैं, तुम ऐसी कोई बात बता जो हम ना जानते, या फिर कोई नई डेफिनेशन बताओ प्रोटीन क्या है।
यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो ना, यू आर नॉट अ फ्रेशर, 11th के बच्चे नहीं कि तुमको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया और तुमने कह दिया कि भाई सर प्रोटीन ये होती है। एनीबडी एल्स? सवाल बहुत अच्छा। अर्जुन राघव, स्नेहा शेफाली, अंकुश, बता बेटा कुछ तो बताओ। सारा खेला किसका है? प्रोटीन का। सारा खेला किसका है? आता हूँ मैं इस बात। बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल ही होती रही है। दही बनना, कर्ड बनना, ये क्या, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस, ठीक है। डो से नांद बना लेना, माइक्रोवेव में पढ़ा आपने। इडली बनना, उपमा का बनाना, तो खाते हो आप, ये सब क्या है? माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की मदद से ही तो हम ये सारी चीजें करते हैं। बेवरेजेस इंडस्ट्री में शराब बनाना, ये भी तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की मदद से हम करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। नेचुरल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। फिर हम इसको कहाँ पर लाए बेटा? ट्रेडिशनल भी हम देखते थे, लेकिन सर हम इसको बहुत बड़े पैमाने पर ले आए। कहाँ पर? कमर्शियल बेसिस पर ले आए। अब हमें अगर कर्ड बनाना होता है तो हमें ओवरनाइट इंतजार कर नहीं करना पड़ता है। हम टन्स ऑफ टन हम कर्ड बना लेते हैं, टन्स ऑफ टन चीज बना लेते हैं, टन्स ऑफ टन जो है लाखों लीटर की तादाद में हम क्या बना लेते हैं बेटा? बिवरेजेस बना लेते हैं, शराब बनाते हैं, वाइन बना रहे हैं, गुटखा बना रहे हैं, जिन बना रहे हैं, टोडी बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना लेते, सब बना लेते हैं, ठीक है। कैसे संभव हो पाया? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया। तो कुछ ट्रेडिशनल था, कुछ कमर्शियल आया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा सवाल वही है कि प्रोटीन क्या है? सवाल हमारा क्या है? व्हाट इज द प्रोटीन? देखो तुम सबको मैं क्या समझाऊं, दिमाग तुम लोग मल्टी डायमेंशनल नहीं लेकर के चल रहे हो। हाँ, बर्ड आयु रखो यार, ये हॉर्स आयु मत रखो। आपने पढ़ा डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से बना आपका प्रोटीन। क्या बना? प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बना, इसको हमने क्या कहा? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना तो हमने इसको क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना, इसको हमने क्या कहा? ट्रांसलेशन। अब बताओ प्रोटीन क्या? देखो प्रोटीन के बारे में इतना मत सोचो, नहीं आपका प्रोटीन खराब हो जाएगा। प्रोटीन कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन। सीक्वेंस ऑफ हमारे, ठीक है, वही सारे सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ जब लग जाते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा, इसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, इसको डिसाइड करता है हमारा जेनेटिक कोड। और जो जेनेटिक कोड होता है वो होता है यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कैन नॉट बी चेंज। समझ में आई बात? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही तो पढ़ा हमने कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन। हमने आपको बताया था कि हर सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और हर सेल अपना प्रोटीन खुद बनाती है। हर सेल का अपना सेंट्रल डॉग्मा होता है, हर सेल अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। हालांकि वो सेल हर टाइप की प्रोटीन बना सकती है, लेकिन वो वही प्रोटीन बनाती है जिसकी रिक्वायरमेंट उसको है, जिसकी रिक्वायरमेंट उसको है। तो यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिसिटी था। तो जो जेनेटिक कोड है, जो कोडॉन है, वो क्या है बेटा? यूनिवर्सल। तो जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेल को है, वो प्रोटीन हमारे सेल जेनेटिक कोड की मदद से अपना स्पेसिफिकली वो प्रोटीन बना लेती है। क्योंकि 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, उसी 20 टाइप के अमाइनो एसिड से
मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है टाइप के प्रोटीन हम बना सकते हैं, खाली सीक्वेंस को इधर उधर कर देंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को इधर उधर चेंज कर दे क्या हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब आपको बोर्ड का एग्जाम आपको देना है नहीं, आपको सिर्फ नीट देना है, लेकिन अगर कोई बोर्ड का बच्चा होता तो वहां पर हम इसको दोनों डेफिनेशन लिखवा देते कि भाई पॉलीपेप्टाइड चेन वाली भी बात लिख देना और ये वाली ही बात लिख देना। क्यों? क्योंकि अब तुमको बोर्ड का फाइनल एग्जाम देना, क्योंकि तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ली है, इसलिए आप इस डेफिनेशन में इस लाइन को इनपुट करने में आपको मदद मिल जाएगी, नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मैं थोड़ा सा एक आउटलुक दूंगा, अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी नहीं शुरू, ठीक है, मैं थोड़ा सा आउटलुक दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, हमने जीन की लेटरल एंट्री पढ़ाया, जीन ट्रांसफॉर्मेशन की लेटरल एंट्री पढ़ाया, ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। जैसे आप देखिए कि कोई पर्टिकुलर जीन है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ये प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है, इस ह्यूमन प्रोटीन को बनाना है, मान लेते हैं ये इंसुलिन, मान लेते हैं ये क्या है हमारा इंसुलिन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो कहाँ है। हमने उस जीन को क्या करना है, आइसोलेट करना। इतना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, उतना आसान प्रक्रिया है नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, उस जीन को आइसोलेट करना है। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद आपको एक बैक्टीरियल सेल लेना है। बैक्टीरियल सेल के अंदर से क्या निकालना होता है बेटा, प्लाज्मिड निकालना था। प्लाज्मिड का नेचर क्या होता है आप जानते हैं, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द डीएनए होता है, जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, पढ़ा है नहीं। तो आपने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को निकालने के बाद अब उस पर्टिकुलर जीन को जो हमने निकाला था जो कि इंसुलिन बनाता है, तो उस इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन बनाने वाले जीन के अंदर ऐसा नहीं है कि जब हम उसको निकाल रहे होते हैं तो वहां पर जो बीटा सेल है, जो बीटा सेल है वहीं से जीन हमको निकल रही है, नहीं, इसके साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन भी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, अनडिजायर्ड जीन भी आ जाती है। यानी कि ये ट्रेडिशनल वाली बात है। ट्रेडिशनल वाली बात में अगर हम कोई चीज बनाते थे तो उसके साथ जो चीज हम चाह रहे हैं वो चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अनचाही चीज भी मिल जाती, यानी कि डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड का भी मिलना। तो इससे क्या होता था, है ना, इसका बहुत ही साधारण सा एक कहावत है, गेहूं के साथ क्या पिसता है, घुन। घुन सुना है, दीमक जो होता है, गेहूं के साथ घुन भी, मतलब डिजायर्ड के साथ आपके पास अनडिजायर्ड भी आ। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने गेहूं के साथ वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अब हमें जो चाहिए सिर्फ वही हम लेंगे और कुछ। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो हमको चाहिए हम वही लेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं, सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे, डिजायर्ड जीन की बात करेंगे। वो डिजायर्ड जीन जिससे हमको क्या बनाना है, हमको इंसुलिन बनाना है, हमें कुछ और बनाना है, ठीक है, वो हमने डिजायर्ड जीन लिया और फिर उसको हमने प्लाज्मिड के साथ क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब क्या किया कि प्लाज्मिड के अंदर आप जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI कोई सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर, वहां पर हमने डीएनए को क्या किया, यानी कि जीन को क्या किया, हमने वहां पर उसको मिक्स करवा दिया, फ्यूज करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। और प्लाज्मिड को हमने कट किया था किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। तो यहाँ पर वो कट गया, फिर हमने डीएनए लाइगेज की मदद से हमने पर्टिकुलर उस जीन को क्या किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। जब प्लाज्मिड के साथ हमने जब जोड़ दिया तब इस प्लाज्मिड और इस जीन के कॉम्बिनेशन को हमने कहा
आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 2 डीएनए मिल गया ना, एक तो बैक्टीरिया का डीएनए और एक डिजायर्ड जीन का जो डीएनए था वो दोनों मिल गया, तो बन क्या गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे मान लीजिए कि ये प्लाज्मिड है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद हमने इसके साथ जोड़ दिया, क्या हमने इसके साथ जोड़ दिया अपने डिजायर्ड जीन, इसके हमको लेना है। तो अब ये जो डीएनए का बनना स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बना तो बैक्टीरियल सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बैक्टीरियल सेल की क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ कौन सा जो है आरडीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया है, कौन सा आरडीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया नहीं। जो आरडीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया उसको हम आइसोलेट करेंगे और फिर पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे। बैक्टीरिया का हम कल्चर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो जीन के एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो हमें चाहिए होते हैं, मतलब हमें इंसुलिन ढेर सारे अमाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब जीन के एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका बायोरिएक्टर प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस प्रोसेस, फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करके हम अपना पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोतलों में इकट्ठा करके हम उसको क्या करेंगे, अब सेल करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द टोटल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट। ये इस तरीके से कहानी चलती है। क्या हमने बताया इसका सिनेरियो थोड़ा सा देखिए कैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हमने लिया ह्यूमन प्रोटीन को, और ये जो है आपका ये डोनर है। कौन डोनर है बेटा, ह्यूमन बींग कहते हैं बेटा ये डोनर, ठीक है। डोनर ने क्या किया, ये जीन दिया, क्या दिया, ये जीन दिया, और ये क्या है, ये हमारा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ये हमारा ह्यूमन प्रोटीन। और इसी ह्यूमन प्रोटीन को हमें लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल पर बनाना होता है, और ये जीन क्या कोड कर रहा है बेटा, इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम ये जानते हैं, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, ये प्रोटीन बनाना है। बात समझ रहे हो कि हमें ये ह्यूमन प्रोटीन बनाना है, और इस ह्यूमन प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोड कर रहा है, कौन कोड कर रहा है बेटा, ये जीन बनाने के लिए कोड कर रहा है। तो इस जीन से ही हम पर्टिकुलर ये वाली प्रोटीन ढेर सारी बनाएंगे, और इस जीन को बनाने के लिए हम लेंगे क्या, हम लेंगे बैक्टीरियल सेल। क्या लेंगे बेटा, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में हमने आइसोलेट किया क्या, प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल से हमने आइसोलेट किया क्या, प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड के साथ ये वाली जो जीन हमारी है, ये वाला जो जीन है, ये वाला ये जो जीन है, इस जीन को हमने क्या किया, इसके साथ यूज करवा दिया, इसके साथ मिला दिया। जब हमने मिला दिया तो ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज क्लियर, ये बन गया हमारा आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब ये जो आरडीएनए है, ध्यान से समझना, ये जो हमारा आरडीएनए है, इस आरडीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर बेटा, बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो इंट्रोडक्शन है आरडीएनए का, जो इंट्रोडक्शन है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक्चुअल में इट इज अ लैटरल एंट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बैक्टीरियल सेल आरडीएनए को लेने के बाद क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। इसलिए जो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इंट्रो ही चल रहा है आपका बायोटेक, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आपने किसने पढ़ा था बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था एक स्ट्रेन और नॉन स्ट्रेन वाला जो आपका था डीएनए बैक्टीरिया जो था, उसका हमने इस्तेमाल किया था, और वो क्या था, लेटरल जीन ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल जीन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल सेल, जब इसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने इसको पहुंचा दिया, तब हम यहाँ पर बैक्टीरियल सेल
तो हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, या हम क्या करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं बेटा, इसकी हम करते हैं स्क्रीनिंग। क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर RDNA पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब हम डाल रहे हैं तो बहुत बड़ा बैक्टीरिया तो है नहीं ना कि हमको न्यूक्लियोटाइड से दिखाई पड़ा है इसमें है इसमें नहीं, क्योंकि और कोई एक बैक्टीरिया तो हम लोग ढेर सारा बैक्टीरिया वहां पर होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कि विच वन इज द RDNA containing bacteria, RDNA containing bacteria। अब इसको स्क्रीन करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने करवाया इस बैक्टीरिया का कल्चर। हमने इस बैक्टीरिया का क्या करवाया बेटा, कल्चर। कल्चर करवाया, तो अब कल्चर करवाने के बाद हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इंश्योर करते हैं, इंश्योर जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं बेटा, इंश्योर करते हैं। इंश्योर करने के बाद हम इसको जो है इसमें भेजते हैं, इसको भेजते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में यहीं पर क्या होती है बेटा, बायोसिंथेसिस होती है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर होती है बायोसिंथेसिस। और बायोसिंथेसिस के बाद हम जाते हैं कहाँ पर, हम जाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में। इसमें जाते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में जाते हैं, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में जाने के बाद हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से मिल जाता है। हमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया, जो कि यूजेबल होगा और इसको हम सेल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात। ठीक है, तो इसको चाहो आप लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो। अब हम यहाँ पर आपको इंस्टेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो आज आपको प्रोटीन की एक नई डेफिनेशन पता चली। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जीन का क्या है, एक्सप्रेशन। नहीं हो पाएगा, हर एक स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो भाई हरीश, ये कुछ बात समझ में आई आपको? यस सर। गुड। सर स्क्रीन के नीचे क्या लिखा है? नीचे नीचे सेलेक्ट RDNA containing bacteria, RDNA containing bacteria। हो गया, चलो। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इट इज कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट और सेलुलर इम्प्रूवमेंट फॉर बेनिफिशियल यूज फॉर ह्यूमन। ठीक है, क्या कहा एनसीईआरटी ने, इट इज कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल, मतलब
कंट्रोल, कितना हमें इस्तेमाल करना है कितना नहीं करना है, दैट इज द कंट्रोल। अंधाधुंध काम नहीं करता हम भाषा में, क्योंकि हर चीज एक लिमिटेशन। सेलुलर इंप्रूवमेंट, सेलुलर इंप्रूवमेंट फॉर बेनिफिशियल यूज फॉर ह्यूमन। जितना भी हम काम करना चाहें, माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर की बात किया हमने स्ट्रेटजीज की बात किया, और अब हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर हम सब कुछ देख रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव में, ह्यूमन बींग के वेलफेयर में बात कर रहे हैं। ठीक, बगैर ह्यूमन बींग को सेंटर पे रख के हम कोई भी काम नहीं करें। अकॉर्डिंग टू ESB, हमारा ESB क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ESB क्या होता है? ESB पहला, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म, कॉमा, सेल, कॉमा, cell part thereof, cell part thereof, and molecular analog for product. आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको समझ के लिखने की जरूरत। फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस या पार्ट ऑफ सेल्स, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विसेज देने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और सबसे पहली जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, हालांकि उनको नहीं पता था कि बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। लुईस पास्चर सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई थी बेटा? इन्होंने बनाई थी चीज। इन्होंने क्या बनाई थी? चीज। ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्रीवियसली माना जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात। तो जो पहला प्रिंसिपल आता है, दैट प्रिंसिपल इज द जेनेटिक इंजीनियर। कोई हमें बता सकता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? बोलो डॉक्टर, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? बोलो भाई, अर्जुन, हरीश, शेफाली, कोई तो बोलेगा। चीज को प्रिपेयर करना, मतलब जितने भी वो दिए हुए हैं उसी में किसी चीज को बनाना। बहुत आसान भाषा में आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया है। क्या मैनिपुलेट करना है?
किसी चीज को क्या करना, मैनिपुलेट करना, दैट इज इंजीनियरिंग। हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, बदलाव कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, उसकी यील्ड बढ़ा देते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, उसकी एफिशिएंसी हमने कहा बढ़ा देते हैं, काम करने की क्षमता उससे बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश हम करते हैं। दैट इज द इंजीनियरिंग, दैट इज द इंजीनियरिंग। दो चीजें करना बेटा अपनी लाइफ में, जो चीज आपको आती है वो आप कर लोगे, जो चीज नहीं आती वो आप सीख लोगे। ये एटीट्यूड के साथ अगर आप जिंदा रहे तो नीट क्या है, नीट के बाद जितने भी एग्जाम आप फेस करेंगे सब में क्वालिफाई। जो चीज हमें आती है तो डेफिनेटली हम तो कर ही लेंगे उसको, जो नहीं आती उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो जो क्यूरियस होता है, जो सीखने की टेंडेंसी रखता है, वो हर चीज अचीव कर लेता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका है, लिखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज एबिलिटी टू आइसोलेट अ जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लीजिएगा, इट इज एबिलिटी टू isolate a gene from organism and transfer it into the host so that change the genetic material, DNA and RNA and phenotype of the host organism. जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर इसका डीएनए है, इसका ये क्या है, डीएनए, तो क्या है ये डीएनए। इस डीएनए को क्या करना है हमें, इस डीएनए के अंदर से क्या निकालना है, जीन निकालना है। हमने बताया जीन में स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यहाँ से मैंने निकाल लिया, यहाँ से जीन निकाल लिया, यह मैंने निकाल लिया यहाँ से जीन, और फिर इस जीन को हमने क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर। कहाँ पर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे। ये आपका है होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये है आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर, होस्ट ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का सिचुएशन, और हमने ट्रांसफर क्या किया है, अपना ये जीन, पर्टिकुलर जीन हमने इसमें ट्रांसफर, और ये जो होस्ट है वो क्या है, इस होस्ट का नाम है कोलाई। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस आ गया, इसके बाद आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा हो, स्टेराइल हो, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे अगर वो स्टेराइल नहीं हुए, वो स्टेराइल अगर नहीं हुए और वो सेप्टिक हो गए, मतलब कंटामिनेट हो गए, तब हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर प्रोडक्ट शुड बी स्टेराइल और फिट है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, प्रोडक्ट शुड बी स्टेराइल और फिट, स्टेराइल और फिट। Now you are going to talk about the history of recombinant DNA technology. इसके प्रिंसिपल में ही आता है हिस्ट्री ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आरडीएनए
टेक्नोलॉजी, Arduino technology. In the year of 1972, दो साइंटिस्ट थे, कोहेन और बॉयर ने, दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर कोहेन एंड बॉयर, ये दो साइंटिस्ट थे, कोहेन एंड बॉयर, first transfer the DNA, first transfer the DNA in the same plant part, in the same plant part, यानी कि उन्होंने क्या किया, जैसे ये एक पेड़ है मान लेते हैं, और ये इसके ऊपर क्या है बेटा, ब्रांचेस हैं, ये लीव्स वगैरह हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इसका जीन निकाला और यहाँ पर इसको दूसरे पार्ट में क्या कर दिया, ट्रांसफर, सेम पार्ट। इसलिए कोहेन और बॉयर को फादर नहीं कंसीडर किया जाता आर्डिनो, and they do not considered as the father of Arduino technology. But in the year of 1974, दो साइंटिस्ट थे, पॉल एंड बर्ग, दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे बेटा, पॉल थे और एक साइंटिस्ट थे बर्ग। पॉल एंड बर्ग made first useful gene transfer, made first useful gene ट्रांसफर, उन्होंने सबसे पहला जीन ट्रांसफर बनाया, ठीक है, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज। इन्होंने काम किया था, they worked on SV40 and E4I, SV40 and E4I। के बाद थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में बताते हैं। प्लाज्मिड क्या है? सर बैक कर दीजिए। हो गया सर। प्लाज्मिड क्या है बताइए? प्लाज्मिड है, आपका लिख लीजिएगा, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, self-replicating circular part which undergo self-replicating, which undergo self-replicating when it's introduced into other organisms like
कोलाई। इसमें आपका ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर इसका ये जेनेटिक मटेरियल जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, और इसका क्रोमोसोमल पार्ट क्या है इसका अंदर का, यह है आपका प्लाज्मा। ये क्या है आपका प्लाज्मा, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को मैं क्या कहा था बेटा, न्यूक्लियोइड। ये क्या है, ये है आपका प्लाज्मा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से हमें क्या करना है बेटा, लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से इसको डाइजेस्ट करवाना है। फिर हमने इसमें से क्या करना है, इसमें से ये प्लाज्मिड को निकाल लेना है बाहर, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको हम क्या करें, तो इकट्ठा, ये होता है हमारा प्लाज्मिड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस आप समझ लीजिए। एक लिया मैंने चूहा, क्या लिया मैंने, चूहा लिया, ठीक है, क्या लिया चूहा। प्रोसेस आप समझ लीजिए, हमने लिया चूहा, चूहे को सैक्रिफाइस किया, मान लीजिए इंसुलिन है बताना, उसके इंटेस्टाइन में गए, मतलब उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखा, पैंक्रियाज को आइसोलेट किया, पैंक्रियाज को फ्लश किया, बीटा सेल्स को देखा, आइलेट्स ऑफ पैंगरेंस देखा, फिर बीटा सेल्स देखा, बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन बनाने वाली जीन, एक सेल से इंसुलिन बनाने वाली जीन को हमने आइसोलेट किया। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वहां से जीन लिया, इधर से हमने क्या लिया, इधर से हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को क्या किया, डाइजेस्ट किया, प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को इकट्ठा किया, ठीक है। इधर से क्या निकाला था, जीन निकाला पूरा, तो या आप कह सकते हैं तो बनाने वाले जीन। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद, इस मदद से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हमने प्लाज्मिड को कट किया, हमने जीन के फ्रेगमेंट्स बनाए थे। फिर उस एक फ्रेगमेंट ऑफ जीन को हमने प्लाज्मिड के साथ जाकर क्या कंबाइन किया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने क्या किया, जीन के सेगमेंट को हमने प्लाज्मिड के सेगमेंट के साथ जाकर जोड़ा, तब ये बन गया क्या हमारा आरडीएनए, वेरी कन्वीनिएंट डीएनए। अब इसको हमने क्या करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। वहां पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैनर में ले जाएगा और इसकी ढेर सारी कॉपी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा काम था, और जब पूरा पूरा बन जाएगा तो आपका यहाँ पर इंसुलिन बन जाएगा। अब आप एक सवाल पूछोगे कि सर सेल तो चूहे का भी है, सेल तो बैक्टीरिया भी, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट है और चूहे का सेल यूकैरियोट, क्या है, यूकैरियोट है। समझ रहे हो ना बात को, क्या है, यूकैरियोट है। तो हमने यूकैरियोट को छोड़ करके प्रोकैरियोट की क्यों, क्योंकि बेटा ऐसा है कि जो प्रोकैरियोट है हमारा ई कोलाई, इसका जो जनरेशन टाइम है, डबलिंग टाइम है, वो सिर्फ 20 मिनट। यूकैरियोट के अंदर जो डबलिंग टाइम है वो लंबा है, वो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसलिए हमने क्या लिया, हमने प्रोकैरियोट कर सिर्फ इसी वजह से। हालांकि पैटर्न दोनों का एक ही है, ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन का लगभग एक जैसा हो, लेकिन हमने क्या लिया, हमने प्रोकैरियोट के ना की यूज किया, ठीक है। पूरा समझ में आ गई आपको। तो बेटा बस आज की क्लास में यही रोकते हैं, और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे।